नमस्कार साथियों, अरावली हिल का मुद्दा जोरदार तरीके से चर्चाओं में है। लोग सड़कों पर हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है, लोग उसका विरोध कर रहे हैं। हम इस वीडियो में इस विषय को तथ्यात्मक रूप से कवर करने वाले हैं। सबसे पहले जो ये केस है, इसका बैकग्राउंड क्या है, ये केस सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहुंचा कैसे, जो कोर्ट है उसने ये डिसीजन क्यों दिया है। पहली बात, डिसीजन क्या दिया है। दूसरी बात, डिसीजन देने के पीछे कोर्ट का लॉजिक क्या है और लोग सड़कों पर क्यों हैं, लोग उस फैसले का विरोध क्यों कर रहे हैं। एक चीज और, ये जो अरावली रीजन है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि जो लोग इसके लिए सड़कों पर आ गए हैं, इसके साथ साथ सरकार की भूमिका क्या है और अल्टीमेटली ये जो प्रॉब्लम है इसका सॉल्यूशन क्या है। हम ये सारी बातें इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, जिससे कि आपको, हमारी कोशिश है ये पूरी पिक्चर क्लियर हो सके कि कोर्ट क्या कह रहा है, सरकार क्या कह रही है, लोग क्या समझ रहे हैं और वो क्या चाहते हैं। हम ये सारी बातें इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। देखिए, कहानी शुरू होती है 1995 से। टीएन गोदावर्धन एक आईएएस ऑफिसर होते थे तमिलनाडु कैडर के। उनकी पोस्टिंग थी नीलगिरी रीजन में। नीलगिरी रीजन यानी जो कर्नाटक और केरला की जो हिल्स वाला जो एरिया है, वहां पे उनकी पोस्टिंग थी। अब वहां पे जो अवैध खनन होता था, जो पेड़ों की कटाई होती थी, वो बहुत चिंतित थे उसे लेकर, और उन्होंने एक पीआईएल डाली 1995 के अंदर सुप्रीम कोर्ट में कि भाई जो 1980 का जो फॉरेस्ट लॉ है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है, वो फॉलो नहीं हो रहा। तो यहां से ये बात चालू होती है। सुप्रीम कोर्ट जैसे जैसे इस केस को देखता रहा और केसेस भी फॉरेस्ट कंजर्वेशन से रिलेटेड आते रहे, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, इस केस को बंद नहीं किया, बल्कि जो भी केस पर्यावरण से संबंधित जो भी केस आता है, इसके अंदर वो इंक्लूड हो जाता। किस तरीके का केस, जैसे कि फॉरेस्ट प्रोटेक्शन से रिलेटेड कोई केस है ना, माइनिंग रेगुलेशन से रिलेटेड, एनवायरमेंट क्लियरेंस से रिलेटेड, कि भाई कहीं रोड्स बन रहे हैं, हाईवेज बन रहे हैं, कोई डैम का प्रोजेक्ट है, कोई इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट है ना, तो जहां पे भी एनवायरमेंट की बात आती, सुप्रीम कोर्ट वो सारे केसेस इसी केस में, गोदावर्धन केस में ही इंक्लूड करता चला गया। तो एक तरीके से यही केस, ये जननी है सभी फॉरेस्ट से रिलेटेड कानूनों की या फॉरेस्ट से रिलेटेड केसेस की। अब देखो, जो कोर्ट है वो ना तो एक्सपर्ट है इन चीजों में, है ना, और ना उसके पास इस तरीके का कोई स्टाफ है कि जो डेली बेसिस पे जो केसेस आएंगे एनवायरमेंट से रिलेटेड, वो उनको इन्वेस्टिगेट करा सके। तो 2002 में उन्होंने एक सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी बनाई, यानी कि एक ऐसी टीम जो उनको इन्वेस्टिगेट करके बताए कि भाई कहां पे क्या क्या हो रहा है, क्या क्या अवैध हो रहा है और किस तरीके के काम वहां पे कहीं पे भी चल रहे हैं। जैसे कि कहीं पेड़ों की कटाई चल रही है, कहीं पे इलीगल माइनिंग हो रही है ना। तो जो इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरियाज हैं, उनमें जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं, उनकी रिपोर्टिंग वो एम्पावर्ड कमेटी है ना, वो सुप्रीम कोर्ट को देती है डायरेक्ट, यानी कि वो डायरेक्ट रिपोर्ट करती है सुप्रीम कोर्ट को। अब देखो, अरावली हिल्स के भी केसेस, जब वो सारे केसेस चल रहे हैं, है ना, उसी के साथ साथ अरावली रीजन से रिलेटेड केस भी सुप्रीम कोर्ट में पहुंचते हैं कि भाई ये वाला जो केस है या ये वाला जो एरिया है, वो फॉरेस्ट के अंदर आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, यहां पे खनन किया जा सकता है, खदानें खोदी जा सकती हैं, नहीं खोदी जा सकती। अब देखो 2024 के बाद, क्योंकि अब केसेस आते जा रहे हैं और कोई स्टैंडर्ड डायरेक्शन नहीं है कि किसी केस में कुछ हो रहा है, किसी केस में कुछ हो रहा है, और केसेस बढ़ते जा रहे हैं और कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो वो कमेटी थी, सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी, उससे रिकमेंडेशंस मांगी कि भाई क्या किया जाए, है ना, कोई एक ऐसी रेडी फॉर्मेट, कोई तो डायरेक्शन होनी चाहिए ना जिसे फॉलो किया जा सके। तो सीईसी मतलब वो जो सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी थी, उसने कुछ सजेशंस दिए। उसने क्या बात बोली कि सर, सबसे पहले डिजिटल मैपिंग कर देनी चाहिए और उनको एरिया वाइज नाम देके उनकी टैगिंग कर देनी चाहिए, यानी कि वो जो पूरा रीजन है अरावली वाला, हर एरिया की भाई उसकी मैपिंग हो जाए कि उसमें कितने फॉरेस्ट हैं, ग्राउंड वाटर जो रिचार्ज है वो उसका क्या सिस्टम है, उसका जो फॉरेस्ट एरिया है वो कितना है, हिल्स कैसी हैं, क्या उनका एलिवेशन है, मतलब कितनी ऊंचाई है, क्या स्लोप है, मतलब वो सारी चीजें मैप करके और उनको नाम देके कि भाई इस एरिया का ये नाम है, इस तरीके से उनकी टैगिंग कर दी जाए और वो अवेलेबल हो वो डेटा हमेशा। तो इससे क्या होगा कि जब कोर्ट के पास वो डेटा अवेलेबल होगा, लोगों के पास वो डेटा अवेलेबल होगा, तो इस तरीके के केसेस रुक जाएंगे, ऑटोमेटिकली पता होगा कि भाई यहाँ पे क्या डिसीजन होना है, और बहुत सारे केसेस आने से भी रुक जाएंगे। लेकिन इसमें ना एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि ये जो मैपिंग है, टैगिंग है, ये वाला काम बहुत लंबा है, ये बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तब तक क्या किया जाए,
कोर्ट ये नहीं बोल सकता कि भाई जब तक मैपिंग चल रही है, टैगिंग चल रही है, तब तक हम किसी केस की सुनवाई नहीं करेंगे, हम कोई फैसला नहीं दे सकते। तो सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से सजेशन मांगा कि क्या किया जाए तब तक। अब देखिए यहां पे एक बात है, जो वो चारों स्टेट्स हैं अरावली रीजन वाले, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, यहां पे अलग अलग रूल चलते हैं चारों स्टेट्स में। तो कोई खनन वाला कुछ रूल फॉलो करता है, कोई कुछ फॉलो करता है, लेकिन वो जो अरावली हिल्स है वो तो पूरा एक ही तरीके का स्ट्रक्चर है ना, तो वो रूल यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से सजेशन मांगा कि भाई क्या किया जाए। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट ने एक सजेशन दिया। राजस्थान में एक कानून है 2006 से। क्या कानून है कि जिन पहाड़ियों की ऊंचाई 100 मीटर से ज्यादा है वो अरावली रेंज के अंदर आएंगे। और उनका कहना यह था कि मोटा मोटा सभी लोग जो चारों स्टेट्स हैं मोटा मोटा इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं। तो 2025 के अंदर 20 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने यह डेफिनेशन एक्सेप्ट कर ली। अब 100 मीटर से क्या मतलब है, फॉर एग्जांपल ये पहाड़ी है, ठीक है, तो ये जो ऊंचाई है पहाड़ी की, अगर अपना आसपास का जो एरिया है उसका, जो ये बेस एरिया है आसपास का, इससे इसकी ऊंचाई 100 मीटर से ज्यादा है तो वो क्षेत्र अरावली रीजन में कंसीडर होगा। एक चीज और, 500 मीटर के अंदर अगर 2 या 2 से ज्यादा पहाड़ियां हैं तो वो भी अरावली रीजन के अंदर कंसीडर किया जाएगा। अब देखो कोर्ट का इसमें लॉजिक क्या है, कोर्ट का लॉजिक ये है कि डेफिनेशन सरल होनी चाहिए, जो इजीली मैपिंग की जा सके, यानी कि जो आसानी से मेजर की जा सके। उससे क्या होगा, केसेस जल्दी जल्दी उनका निपटारा किया जा सकेगा। और जो इलीगल माइनिंग है, देखिए जब फैसला जल्दी आएगा तो जो इलीगल माइनिंग है उनको कंट्रोल किया जा सकेगा। अगर फैसला लटका रहा और माइनिंग चलती रही, है ना, तो केसेस भी इकट्ठे हो रहे हैं और वो जो रीजन है वो बच भी नहीं पा रहा। तो जो सिंप्लीफिकेशन है वो एक मेन मोटो है सुप्रीम कोर्ट का, कि चीजें आसान हो। अब इसमें एक क्लैरिफिकेशन और दिया गया है। क्लैरिफिकेशन क्या है कि भाई ये जो ऊंचाई वाला कॉन्सेप्ट है, दिस इज नॉट ओनली द क्राइटेरिया। ये जो कई सारे रूल्स हैं उनमें से एक रूल है। पर्पस क्या है कि देखिए अगर पहाड़ की ऊंचाई 100 मीटर से ज्यादा है तो कम से कम वो केसेस अदालत में आए ही ना, ये तो क्लियर है ना। तो वो जो माइंस ऑपरेटर हैं उन्हें भी पता है कि भाई ये वाला एरिया तो इसमें आएगा ही नहीं, तो कम से कम उस तरीके के केसेस कम हो जाएं। या 500 मीटर के अंदर 2 से ज्यादा पहाड़ियां, तो हाँ भाई ये क्लियर है ना, तो कम से कम कोर्ट में केसेस कम हो जाएं। तो कोर्ट ने क्या बात बोली कि 100 मीटर वाला एक क्राइटेरिया है कई सारे क्राइटेरिया में से, दिस इज नॉट द ओनली क्राइटेरिया। यानी कि पहली कंडीशन है ये, जो फॉरेस्ट की जो और डेफिनेशंस हैं, जो फॉरेस्ट की भाई कितना वन क्षेत्र आता है, इसमें जो जल संरक्षण है वो किस तरीके से होता है, वहां वन जीवन कितना है, वो कितने एरिया में है, तो वो सारी चीजें अपनी जगह हैं, वो है ही हैं। लेकिन जो पहली कंडीशन है वो हाइट वाली इसमें जोड़ दी गई है, ये क्लैरिफिकेशन दिया गया है। देखो अब हम बात करते हैं कि अरावली हिल्स की इंपॉर्टेंस क्या है जिसके लिए लोग सड़कों पे। अरावली हिल्स वातावरण को बनाने में किस तरीके से हेल्प करती हैं, बारिश करने में, किस किस एरिया में बारिश करने में वो हेल्प करती है। देखो जो पहाड़ियां हैं वो गुजरात से चालू होकर राजस्थान होते हुए हरियाणा दिल्ली तक आती है। इनकी जो रेंज है वो 700-800 किलोमीटर है। और अगर इतिहास की बात करें तो ये करोड़ों वर्ष पुरानी बताई जाती है। जब हिमालय पर्वत था उसके समय की या उससे भी पुरानी इन पहाड़ियों को बताया जाता है। किसी समय में हाइट बहुत ज्यादा होती थी, लेकिन समय के साथ साथ वो हाइट कम होती चली गई और अब हाइट इतनी है कि 100 मीटर वाली रेंज डिसाइड की जा रही है। लेकिन देखो ये जो हाइट है ना, इसकी वजह से ही वातावरण बनता है। यानी कि जो वो वातावरण है, जो बारिश होती है, वो उस हाइट पे डिपेंड करती है। अगर बहुत ज्यादा हाइट होती तो अलग तरीके का वातावरण होता, अगर वो ना होती पहाड़ियां तो अलग तरीके का वातावरण होता। अब जो हाइट लो लेवल की है उससे अलग तरीके का वातावरण बनना है। वो कैसे बनता है अब हम बात करते हैं। देखिए वो जो पहाड़ियां हैं वो किस तरीके से जा रही है, वो जा रही है इस तरीके से, है ना। और मानसून कैसे बनता है, यह है आपका अरेबियन सागर, ठीक है, अरब सागर, वहां से मानसून चालू होता है। यानी कि जो नमी वाली हवाएं हैं वहां से चलती है, ये चल रही, ठीक है, और ये इस तरीके से आके, इस तरीके से आके ये ऐसे टकराती है। अब देखो जब वो टकराती हैं तो किस तरीके से रिएक्शन होती है, मानसून हवाएं आ रही है इस तरीके से, ठीक है। अब जब ये पहाड़ियां हैं इससे ये टकराई और ये अब ऊपर उठ गई। जब ये ऊपर उठती हैं तो ऊपर हो जाता है टेम्परेचर और कम, तो ऊपर जाके जो वो हवाएं हैं उनमें जो वेपर्स हैं, वाटर वेपर्स, वो कंडेंस हो जाते हैं। कंडेंस होकर अल्टीमेटली होती है बारिश। तो जो ये रीजन है पहाड़ी वाला, यहां पे हो जाती है बारिश, ठीक है। अब जब ये पहाड़ियां खत्म हो जाती है तो क्या होता है, अब देखो ये जो हवाएं हैं ये आगे बढ़ती है। अब क्योंकि बारिश हो चुकी है तो अब उनमें आर्द्रता नहीं है, है ना, अब उसमें वाटर वेपर्स नहीं है, वो सूखी है,
वो शुष्क है। तो जब ये रेंज खत्म होती है तो अब यहां पे ये सूखी है, अब ये नीचे उतर जाती है और ऐसे ही निकल जाती है। यानी कि अब ये वाला जो एरिया है पहाड़ियों के बाद का, यहां बारिश नहीं होती या बहुत कम होती, तो ये वाला तो बन जाता है मरुस्थल, है ना, और ये है जहां बारिश होती है। अब देखो जो ये वाला जो मैप है इसको अगर आप देखोगे तो ये जो हिल्स हैं जो गुजरात से चालू हुई, अब यहां पे तो हो जाती है बारिश, है ना, और जो ये वाला एरिया है ये रह जाता है सूखा, यानी कि जो वेस्ट वाला इलाका है। तो ये जो वेस्ट वाला इलाका है यही है थार मरुस्थल, थार मरुस्थल राजस्थान का। तो यहां ये बारिश हो रही है और यहां ये बारिश नहीं हो रही, तो इस तरीके से वातावरण बनता है। अब अगर ये पहाड़ियां यहां ना होती तो ये हवाएं जो है वो सीधी निकल जाती, तो किसी तरीके की कोई बारिश नहीं होती। तो जो खनन होता है, जो खुदाई होती है, जो पहाड़ों को काटा जाता है, अगर वो काट दिए गए तो वो हवाएं निकल जाएंगी सीधी और किसी तरीके की कोई बारिश नहीं होगी, यानी कि जो वो वन जीवन है वो सारा समाप्त हो जाएगा। तो इसकी ये इंपॉर्टेंस है, इसलिए लोग सड़कों पे हैं, क्योंकि अगर पहाड़ों की कटाई हो गई तो वो जो सारा सिस्टम है, जो वन जीवन है, वो किस तरीके से खत्म होगा। देखिए जो लोग हैं, खासकर जो वनवासी लोग हैं, वो किस किस चीज पे डिपेंड करते हैं, वो डिपेंड करते हैं कि भाई वो जीव जानवर पालते हैं, भेड़ बकरी गाय भैंस, है ना। दूसरा वो खेती करते हैं। अब देखो जो अगर वो जो खेती करते हैं, जो मिट्टी है उसकी जो ऊपर वाली लेयर है, अगर पहाड़ नहीं होंगे, अगर पहाड़ों की वजह से पेड़ नहीं होंगे तो वो जो मिट्टी है वो सीधी बह जाएगी, तो जो उर्वरता है वो बिल्कुल लोअर हो जाएगी। दूसरी चीज, यहां पे पानी रुक जाता है जंगलों में, तो जो ग्राउंड वाटर है उसका लेवल बहुत अच्छा है। इसी वजह से वो जो पूरा वन जीवन है ना, वो बना हुआ है उन अरावली हिल्स द्वारा। अब हम बात करते हैं कि लोगों का विरोध क्यों है। सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है, लोग किस बात का विरोध कर रहे हैं। देखिए लोगों को कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है उस मंशा पे लोगों का विरोध नहीं है, जो डिसीजन दिया गया है उसके इंप्लीमेंटेशन पे लोगों का विरोध है। लोगों का मानना क्या है कि ये जो डेफिनेशन है 100 मीटर वाली, ये फाइनल मानी जाएगी इन फ्यूचर, प्रैक्टिकल लेवल पे यही फाइनल हो जाएगी। मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं। दुकान मालिक या मकान मालिक हर साल अपनी दुकान या मकान का किराया 10% बढ़ा देते हैं किराएदारों के लिए। संभवतः किसी समय में कोर्ट की तरफ से यह डिसीजन आया होगा कि भाई जो मैक्सिमम लिमिट है वो 10% है, यानी कि किराया 10% से ज्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता। लेकिन प्रैक्टिकली अब आप ये देखेंगे, जब एग्रीमेंट होता है तो उसमें यह रहता है कि भाई अगले साल 10% बढ़ाया जाएगा और ये कोर्ट की डायरेक्शन है, तो लोग 10% किराए को हर साल बढ़ाना कोर्ट की डायरेक्शन मानते हैं। अब लोगों को डर यह है कि इस केस में भी ऐसा ही हो सकता है कि वो जो डेफिनेशन है वो ही फाइनल हो जाएगी, वो ही नॉर्म बन जाएगा कि भाई 100 मीटर देखा, अगर 100 मीटर से कम है तो हाँ भाई ये वैलिड है, इसे काट सकते हैं, यहां खनन कर सकते हैं। तो लोगों का डर बहुत प्रैक्टिकल है। वो क्यों है? क्योंकि बहुत सारे केसेस इस तरीके के आते हैं भारत में कि जहां प्रशासन और माइन ऑपरेटर की सेटिंग हो जाती है। अब रोज रोज तो लोग पहुंच नहीं पाएंगे कोर्ट में, है ना, तो एक बार वो नॉर्म सेट हो गया तो लोगों को यह डर है कि यही चलता रहेगा। और इसके साथ साथ कुछ लोगों को जो कोर्ट ने डिसीजन दिया है उस मंशा पे भी डाउट लगता है। जिस तरीके से पास्ट में कोर्ट के डिसीजन आए हैं अलग अलग विषयों पे, तो जो एक स्वच्छ छवि होती थी कोर्ट की, है ना, अब शायद लोगों के दिमाग में वो छवि भी धूमिल हुई है। तो बहुत सारे लोग, देखिए वैसे तो ये डिसीजन जो है वो बहुत लॉजिकल लगता है, लेकिन बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये है कि भाई हो सकता है इसके पीछे भी कोई गलत बात हो, है ना। तो इस तरीके से लोग जो हैं वो सड़कों पे हैं। तो कुल मिलाकर जो प्रॉब्लम है वो उस डिसीजन की नहीं है जो उन्होंने दिया है, उसके इंप्लीमेंटेशन की है, जो प्रैक्टिकली जिस तरीके से वो इंप्लीमेंट होगा उसमें लोगों को फियर है। इसी वजह से लोग सड़कों पे हैं। तो फाइनली सॉल्यूशन क्या है? कोर्ट भी अपनी जगह सही है कि वो एक लॉजिक लेके काम कर रहा है ना, लोग भी अपनी जगह सही है, वो थ्योरेटिकली सही है, लोग प्रैक्टिकली जो जीवन में होता है, भारत में जो होता है उसको लेके लोग कंसर्न है। तो फाइनल सॉल्यूशन क्या है? देखिए एक तो वो जो कमेटी है जिसने रिपोर्ट दी थी मैपिंग की, जियो टैगिंग की, है ना, वो काम टाइम बाउंड तरीके से होना चाहिए। ये नहीं कि वो चलता जा रहा है उसकी कोई टाइम लिमिट ना हो, तो वो टाइम बाउंड तरीके से होना चाहिए, जिससे कि लोगों को यह विश्वास आ सके हाँ भाई ये 2 साल की बात है, 3 साल की बात है, 1 साल की बात है, उसके बाद क्लैरिटी आ जाएगी। दूसरी बात क्या है? कोर्ट है या सरकार है, उसको ये बहुत क्लियर कट डायरेक्शन देने की जरूरत है, माइनर्स को भी, जो माइन ऑपरेटर हैं उनको भी, और लोगों को भी, कि भाई ये पहली कंडीशन है। जो बहुत सारी कंडीशंस हैं वो सारी फॉलो होंगी, लेकिन जो पहली कंडीशन है वो ये वाली है कि भाई जहां 100 मीटर की ऊंचाई या फिर 500 मीटर की रेडियस में अगर 2 या 2 से ज्यादा पहाड़ियां हैं
तो इस तरीके के केस कम हो सके, ये बहुत क्लियर कट डायरेक्शन सरकार को और सुप्रीम कोर्ट को देनी पड़ेगी, जिससे कि लोगों को विश्वास हो सके, तभी ये मैटर जाके रिजॉल्व होगा, लोग शांत होंगे। तो इस तरीके से हमने कोशिश की कि पूरी पिक्चर आपके सामने क्लियर हो सके। इस विषय में अब इतना ही, अगली बार फिर किसी और महत्वपूर्ण विषय के साथ प्रस्तुत होंगे। थैंक यू।